नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एसओएल-डीयू के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का असाइनमेंट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राज्य की प्रकृति के अध्ययन के लिए विभिन्न उपागमों की चर्चा कीजिए। इसके इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। भारतीय राजनीति एक वृहद विषय है। इसे किसी विधि या उपागम के बिना समझना मुश्किल है। साथ ही साथ किसी व्यवस्था को अंदर से जानने के लिए एक स्पष्ट समझ बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। और इसके लिए एक उपागम या दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक उपागम या जो दृष्टिकोण है किसी विषय का विश्लेषण करने, उसे समझने और उसका अध्ययन करने का एक तरीका होता है। और एक दृष्टिकोण से ही जो कोई भी विषय विशेष है उसके विश्लेषण के महत्व को और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह राजनीति को समझने के लिए भी अलग अलग तरीके और अलग अलग विधियां बनाई गई हैं। ये विधियां मुख्यतः 2 श्रेणियों में आती हैं। 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम इन्हें, पारंपरिक और समकालीन। कई जगहों पे 3 भी लिखा होता है कि पारंपरिक, समकालीन और बीच में जो है मॉडर्न भी होती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इन्हें 2 में ही रख सकते हैं, पारंपरिक और समकालीन, क्योंकि समकालीन के अंदर ही मॉडर्न जो भी वेज हैं वो सारे यहाँ आ जाते हैं। पारंपरिक वैल्यू लेडन होते हैं, यानी वो ज्यादातर प्रिस्क्राइब करने वाली सिचुएशन वाली चीजें होती हैं, मूल्य परक होती हैं। जबकि जो आधुनिक जो भी अप्रोचेस हैं उन्होंने कोशिश की है कि किसी भी तरह की जो मूल्य हैं उन मूल्यों से वो फ्री हो, और कहीं ना कहीं वो जो अनुभवजन्य, जो फील्ड से संबंधित जो भी डाटा है उस डाटा के आधार पर वो अपना जो भी विश्लेषण है वो करती हैं। जबकि पारंपरिक में ऐतिहासिक, दार्शनिक और वर्णनात्मक चीजें होती थी। वो अप्रोच इस तरह की चीजों को एनालाइज करती है। आपकी बुक के अंदर बहुत सारी ये डिस्क्राइब की गई हैं कि कैसे कैसे जो है राजनीति को देखने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं या उपागम हो सकते हैं। तो उसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि भारतीय राजनीति के अध्ययन में कौन कौन से उपागम हैं। तो जैसे पारंपरिक जो उपागम है, दार्शनिक उपागम है, ऐतिहासिक उपागम है, कानूनी और संस्थागत उपागम। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें समकालीन जो उपागम है उसमें व्यवहारवादी, बिहेवियर से संबंधित जो होते हैं, उत्तर व्यवहारवादी, शक्ति, मार्क्सवादी, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक, संचार, गांधीवादी उपागम और नारीवादी उपागम। पर अगर ध्यान से देखें तो ये सारे भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि राज्य को सिर्फ जो है देखने वाले या राज्य का जो विषय है उसको समझने के लिए कौन कौन से उपागम है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है, ये टाइटल लिख के आप राज्य के बारे में कुछ बातें बताएंगे। जैसे राज्य राजनीतिक विज्ञान में प्रचलित एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसकी महत्वता को गार्नर, गेटेल और गिलक्रिस्ट जैसे राजनीतिक विचारकों ने स्वीकार किया है। और गार्नर ने तो यही कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ ही शुरू होता है और इसी के साथ समाप्त हो जाता है। यानी राज्य, अगर किसी राजनीतिक विज्ञान के अंदर जो सारा एनालिसिस है वो राज्य को लेकर ही किया गया है। राज्य से तात्पर्य एक देश में संप्रभु राजनीतिक संस्थान से है। राज्य राजनीतिक रूप से किसी भी देश में कानून और नियमों को लागू करने व राजनीतिक निर्णय लेने की मशीनरी का आयोजन करता है। राज्य की परिभाषा में एक निश्चित क्षेत्र होता है कि किसी एक देश विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में जो सरकार होती है जो राजनीतिक नियम बनाती है और राजनीतिक जो निर्णय है वो लेने की जो पूरी मशीनरी है वो सारी मशीनरी राज्य कहलाती है। और संप्रभुता का मतलब ये है कि वो सॉवरेन होती है, उसके ऊपर किसी अन्य देश की जो पराधीनता है वो नहीं होती, बल्कि वो स्वतंत्र होते हैं। अपने ही देश के अनुसार जो निर्णय लिए जाते हैं वो उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं। अब ये समझने के लिए कि राज्यों का विकास कैसे हुआ है, वो आज जिस स्वरूप में है वो कैसे बने हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा और उनकी सामाजिक और राजनीतिक विनिर्देश हैं उनको
देखने का प्रयास करने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसी तरह भारत की राजनीति को समझने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। तो मुख्यतः दो दृष्टिकोण है जो राज्य की प्रकृति की व्याख्या करते हैं, वो है उदारवादी और मार्क्सवादी। लेकिन इसके अलावा अगर हम गांधीवादी उपागम को भी देखें तो उसने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनेता हैं, उनके कार्य को प्रभावित किया है और उस तरह से भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं गांधीवादी उपागम जो लोगों ने यूज की है, गांधीयन अप्रोच जो यूज की है, उससे उसका जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ है। तो हम इन तीन अप्रोच से पढ़ते हैं भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है उदारवादी उपागम यानी लिबरल अप्रोच। ये संस्थान और प्रक्रियाओं को राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने की कुंजी के रूप में बल देती है। यह लगभग 1950 से 1990 तक भारतीय राजनीति के अध्ययन पर हावी रही। तो जितने लोगों ने 1950 से 1990 तक, बहुत सारे लोगों ने यही जो लार्जर अप्रोच है जिसको देखकर भारतीय राज्य की जो राजनीति है उसका अध्ययन किया। उदारवादी उपागम लोकतांत्रिक स्वरूप, लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है। यह राज्य को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में देखता है जहां लोकतांत्रिक शासन को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और आवधिक चुनाव, एक जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून के शासन आदि के साथ लागू किया जाता है। कहने का मीनिंग यही है कि जो उदारवादी लोग हैं, जो इस पर्सपेक्टिव से राज्य को देखते हैं, वो इन सब मूल्यों पर ज्यादा जोर देते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों को बोलने की शक्ति मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जवाबदेह सरकार होनी चाहिए, और वो इस आधार पर ही राज्य का जो एनालिसिस है वो करते हैं। कानून के शासन के माध्यम से ही अराजकता और अव्यवस्था को रोका जाता है। समाज में जो पूर्ण स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, लेकिन सभी नागरिकों के लिए कानून के भीतर ही स्वतंत्रता पैदा करता है। अब जो लिबरल ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट तो किसी को भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लेकिन स्वतंत्रता जो मिलेगी वो एक व्यवस्था, कानून के भीतर रहकर सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब अगर हम इस उपागम के बारे में देखें कि ये अप्रोच जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं की प्रधानता और स्वतंत्रता पर जोर देती है कि जो भी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, राजनीतिक जो मशीनरी है वो पढ़ी जानी चाहिए और वो स्वतंत्र होनी चाहिए। रजनी कोठारी, रुडोल्फ और फ्रैंकल के लेखों से ये बात स्पष्ट होती है। ये हैं जो लिबरल राइटिंग इनकी है नेशन को लेकर या स्टेट के नेचर को लेकर। उदारवादी विद्वानों ने राज्य को एक सापेक्षिक इकाई के तौर पर केंद्रीयता को महत्व दिया है। इनके अनुसार राज्य को हस्तक्षेपवादी भूमिका निभानी चाहिए, यानी राज्य को इंटरवेंशन शो करना चाहिए। अगर कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं तो वहाँ राज्य को उन चीजों को सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इक्वेलिटी का अगर हनन हो रहा है तो वहां पे कोशिश करनी चाहिए राज्य को कि सभी लोगों को समान तरीके से जो अवसर है वो मिले। इस तरह से जो जो मूल्यों पर राज्य जोर देता है वहां पे राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। रजनी कोठारी ने भारतीय राज्य के मॉडल को प्रमुख राजनीतिक केंद्र के रूप में बताया है जिसकी विशेषता बहुअस्मिता है, यानी ये प्लूरलिज्म को बढ़ावा देती है। इन्होंने भारत में लोकतंत्र की सफल स्थापना के लिए सहिष्णुता और एकीकरण को भी महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। तो रजनी कोठारी का जो काम है, लिबरल अप्रोच से किया गया काम है, वो भारतीय लोकतंत्र एक तो की स्थापना की बात कर रहे हैं, दूसरी सहिष्णुता जिसमें हम बात करते हैं कि एक टॉलरेंस जो होती है कि एक दूसरे के लिए जो टॉलरेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्नता बहुत ज्यादा है तो टॉलरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंटीग्रेशन के ऊपर भी इन्होंने काफी काम किया है। तो अगर हम देखें कि उदारवादी उपागम के मुख्य तत्व क्या है, एक अप्रोच के तौर पे ये किन किन चीजों पे बल देती है, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं और आप बना के उसे ऐसे ही शो कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। इनके जो मुख्य तत्व हैं वो राजनीतिक व्यवस्था पे बल देते हैं, ये ना कि राज्य शब्द पर ऐसा सच। सामाजिक संस्थानों के कार्यों का अध्ययन करते हैं और ये स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार के मूल्यों पर जोर देते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बेशक से ये बहुअस्मिता है, लेकिन भारतीय जो राज्य है वो कहीं ना कहीं एक तरह से नरम रुख अपनाता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड या कठोर राज्य नहीं है। और इस नरमी के परिणाम स्वरूप भारत के अंदर वामपंथी उग्रवाद बढ़ गया है जो कि देश की सुरक्षा के लिए आंतरिक खतरा बन गया है। मायरडल जिस कठोर राज्य की बात करते हैं
वो नक्सलवाद जैसी समस्या को हल कर सकता है। तो ये एक और राइटर हैं जो ये कहते हैं कि वैसे भारत जो दिखाता है वो नर्म राज्य का मॉडल दिखाता है, लेकिन अगर कठोर राज्य होता तो भारत में नक्सलवाद जैसी जो समस्याएं हैं वो हल हो सकती थी। रुडोल्फ के अनुसार भारतीय राज्य में दो समूह हैं। एक समूह है जो मालिक हैं और दूसरे जो हैं मजदूर हैं। अपने विश्लेषण में राज्य को इन परस्पर विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा उन्होंने, जो कि एक स्वायत्त राज्य है। यानी राज्य का जो काम है वो उत्पादन साधनों के मालिकों और मजदूरों के बीच एक मध्यस्थ, एक मीडिएटर के काम के तौर पर दिखाई देता है, जो कि एक ऑटोनमस है। वो उसके पास अपनी अलग शक्तियां, ऐसा नहीं है कि वो उत्पादन साधन के जो मालिक हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता है या किसी और चीज से वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, और वो एक तीसरे एजेंट के रूप में काम करता है। इस प्रकार ये भारतीय राज्य को कमजोर और शक्तिशाली दोनों रूपों में देखते हैं। रुडोल्फ कहते हैं कि भारतीय राज्य कई जगह पे हमें कमजोर दिखता है, कई जगहों पे वो शक्तिशाली दिखता है। इसका शक्तिशाली जो रूप है वो उद्योगों में, खासकर जब हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी की, धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है उसको स्थापित करने और प्रजातंत्र के मूल्य को स्थापित करने के तौर पे दिखता है। जबकि दूसरी तरफ इसका जो कमजोर स्वरूप है वो दिखता है हमें जो जाति के संघर्ष हैं, मतलब जाति आधारित अभी भी हमारे यहाँ, क्योंकि पूरी राजनीति है, तो राजनीति में जाति आधारित जो संघर्ष हैं, धार्मिक कट्टरवाद है और सांप्रदायिकता है, ये चीजें अभी भी भारतीय राज्य इनके सामने बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप में सामने नहीं आया है। इससे अगला जो दृष्टिकोण है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को, जो मार्क्स ने जो बातें लिखी हैं और जो लोग मार्क्स को फॉलो करते हैं, वो उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया उसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण में या इस उपागम में राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारक है तथा राज्य आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण वाहक होता है। तो मतलब स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्टेट ही जो पूरा सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रोल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो उपागम है ये शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच चलने वाले संघर्ष में राज्य की भूमिका को पक्षपातपूर्ण बताता है। ये कहते हैं कि भाई जो डोमिनेट करने वाले हैं और जिनको डोमिनेट किया जाता है उनमें लगातार संघर्ष तो चलता रहता है, लेकिन राज्य जो है उस संघर्ष में कहीं ना कहीं पार्शल होता है। मार्क्सवादी भारतीय राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और पुनरुत्पादित करने के लिए उत्तरदायी मानते हैं जिसमें श्रम व श्रमिकों पर पूंजी व पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्शल होते हैं, तो पार्शल इसलिए होते हैं क्योंकि ये उस पूरे सोशल सिस्टम को बनाए रखते हैं जो कि लेबरर्स पर और लेबर पर जो कैपिटलिस्ट हैं उनका डोमिनेंस है उसको वो बनाए रखते हैं। वो उसको कम करने की कोशिश नहीं करता, राज्य भी नहीं करता। ये बात मार्क्सवादी कहते हैं। मार्क्सवादी उपागम के अनुसार राज्यों का विकास ऐतिहासिक रूप से समाज के ऐसे विभाजन के साथ हुआ है जिसमें शासक वर्ग के पास लाभ व विशेषाधिकार आए, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग जीवन यापन के लिए ही संघर्ष कर रहा था। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे राज्यों का विकास हुआ है उस राज्यों के विकास के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ही उसने ऐसे सामाजिक विभाजन का साथ दिया है जिसमें जिनके पास सत्ता है या है उनके पास तो बहुत सारे लेजर हैं, बहुत तरह के विशेष अधिकार हैं, जबकि बहुत ज्यादा जो जनता है वो जनता मुश्किल से अपना जीवन यापन करती है। और इस तरह से दासों का और जो कॉमन पीपल हैं उनका ऐतिहासिक तौर पर आज तक शोषण हो रहा है। वर्किंग क्लास का शोषण लगातार हो रहा है। मार्क्स का विश्वास था कि जब सर्वहारा वर्ग, ये वर्किंग क्लास को उन्होंने कहा है, अपने शोषण को समाप्त करने के लिए संघर्ष करेगा तब राज्य समाप्त हो जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर जिनका शोषण हो रहा है वो रेवोल्यूशन करते हैं तो रेवोल्यूशन के बाद फिर राज्य समाप्त हो जाएगा और सोशलिज्म आ जाएगा, और सोशलिज्म के भी बाद में जो है बिल्कुल कम्युनिज्म आ जाएगा। हालांकि ऐसा अभी तक हमने किसी भी विश्व के किसी भी देश में ऐसा देखा नहीं है कि राज्य समाप्त हो गए हों, बल्कि राज्य अब लगातार और ज्यादा कठोर होते जा रहे हैं। अब अगर हम देखें कि भारत में मार्क्सवादी उपागम के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, वो किन किन बातों पे बात कर रहे हैं, तो मुख्यतः वो द्वंदात्मक भौतिकवाद जो उनका एक टूल है एनालिसिस का,
वो भारत के अंदर भी उस उपागम को प्रयोग करते हुए वो एनालिसिस करते हैं, जिसमें मुख्यतः उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों और वितरण के बारे में बात होती है। फिर ये वर्ग संबंध और वर्ग संघर्ष, इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं। और नए जो नियो मार्क्सिस्ट हैं वो किसानों और कामगार वर्गों के जो आंदोलन है उन पे भी ध्यान देते हैं, और इन्होंने उस आधार पर राज्य का एनालिसिस किया है कि किसानों और कामगार वर्गों के जो आंदोलन है वो आंदोलन क्यों हो रहे हैं और उसमें किस तरह का रोल स्टेट प्ले कर रही है। भारत में राज्य का विश्लेषण करने के लिए मार्क्सवाद निम्न मानकों का प्रयोग भी करता है। नंबर 1, राज्य वर्ग हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियंत्रण व प्रभाव, कि राज्य जो है वर्ग के जो हित हैं, जो क्लासेस के जो हित हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है कि कौन सारे रिसोर्सेज को नियंत्रित करेगा और किसका उन निर्णयों पर प्रभाव होगा। ये कहीं ना कहीं दिखता है कि राज्य कहीं ना कहीं अमीरों के प्रति उनके वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य अपनी नीतियां बनाते हुए गरीबों और अमीरों को कैसे ध्यान रखते हैं, ये वाली भी चीज है जिसके आधार पर किसी भी पॉलिसी का एनालिसिस मार्क्सिस्ट करते हैं। मार्क्सिस्ट राज्य के विकास और उसके साथ साथ में जितनी असमानताएं बढ़ी है उसका भी एनालिसिस करते हैं, और साथ ही साथ वे राज्य के वैचारिक जो झुकाव हैं, आइडियोलॉजिकल जो इंक्लिनेशंस हैं, उन पे भी ध्यान देते हैं कि राज्य का अपना विचार कैसा है, वो कहीं फ्यूडलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, या फिर वो गरीबों के बारे में सोचने वाले जो विचार हैं उन पे ध्यान देता है। इन सब चीजों के आधार पर राज्य का विश्लेषण मार्क्सवादियों ने किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय राज्य को एक बुर्जुआ राज्य के रूप में वर्णित करती है। बुर्जुआ बेसिकली होते हैं एलीट क्लास, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उस वर्ग को कहा जाता है बुर्जुआ। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ये कहती है कि राज्य भी एक बुर्जुआ राज्य है, अमीरों का ही राज्य है। हालांकि इसके अंदर गैर पूंजीवादी अगर ये रास्ता अपनाए तो ये समाजवाद की तरफ पहुंच सकता है, ये संभावना इसमें लेकिन है। राज्य की मार्क्सवादी उपागम या समझ राज्य के वर्गीय चरित्र को भी समझाती है, जैसा अभी थोड़ा ऊपर हमने डिस्कस किया है। इसके अनुसार राज्य वर्चस्व समूह के सामाजिक व आर्थिक लाभों को बनाए रखने के लिए हिंसक व बलशाली साधनों का प्रयोग यथासंभव कर सकता है। यानी अगर जरूरत पड़े तो राज्य कई बार जो डोमिनेंट ग्रुप हैं उनके सोशल और उनके पॉलिटिकल लाभ को बनाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये राज्य को ये बताते हैं कि राज्य बुर्जुआ लोगों के ही जो हित हैं उनको साधने का काम कर रहा है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड उपागम पे, गांधीवादी उपागम है। ये लास्ट उपागम है जिस पे हम बात कर रहे हैं, लास्ट अप्रोच है। राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। और स्वराज का मतलब होता है कि विदेशी शासन की अनुपस्थिति और स्व सरकार की स्थापना हो। ये दृष्टिकोण राज्य को एक आवश्यक बुराई के तौर पे देखता है कि मतलब राज्य आवश्यक तो है लेकिन ये बुराई भी है, क्योंकि जैसे जैसे राज्य का नियंत्रण बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जो राज्य है उसका हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ता जाता है। तो ये मानते हैं कि न्यूनतम हस्तक्षेप करने वाली जो सरकार है वो सर्वश्रेष्ठ सरकार है। गांधी के अनुसार राज्य, खासकर पश्चिमी राज्य जो है, वो हिंसा के प्रतीक हैं। ये नागरिकों में निष्ठा कायम करने के लिए निर्दयी और हिंसक उपाय अपनाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सरकारें निरंकुश सत्ता पर कब्जा कर लेती हैं और उसके बाद वो निर्दयी प्रशासन में संलग्न हो जाती हैं। नागरिकों की इससे क्या होता है कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसमें ह्रास होता है, उसमें कमी आती है और उनका लगातार शोषण होता है। कहीं ना कहीं गांधी ये मानते हैं कि राज्य और हिंसा जो है ये दोनों पर्यायवाची से बन जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी राज्य जो हिंसा पर आधारित हो उनकी स्वीकृति नहीं पा सकता। वे कहते हैं कि यद्यपि आधुनिक राज्य ने लोगों के शोषण को कम किया है, पर ये जो व्यक्तिगतता है यानी हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी जो स्वतंत्रता है व्यक्ति के तौर पे, उसको खत्म कर देती है। और अगर व्यक्तिगतता और स्वतंत्रता खत्म हो जाती है तो किसी भी समाज में प्रगति संभव नहीं है। और गांधी ने जो पाश्चात्य मॉडल है यानी जो वेस्टर्न जो मॉडल है स्टेट का, उसको खारिज किया। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार ये हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वायलेंस को, और वायलेंस के तो गांधी हमेशा ही खिलाफ थे। अब अगर हम देखें कि गांधीवादी जो उपागम है
उनकी जो अप्रोच है उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं जो मुख्य तौर पर हैं। सत्य, अहिंसा, मूल्य, नैतिकता, साधन और साध्य की पवित्रता, यानी कि आपको जो प्राप्त करना है और जिसके थ्रू प्राप्त करना है दोनों ही पवित्र होने चाहिए। यानी अगर आप एक अच्छे उद्देश्य की तरफ जा रहे हैं, साध्य की तरफ जा रहे हैं, तो उसको एक अच्छे साधन से ही उसे प्राप्त करें। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसमें वो बात करते हैं कि कंपटीशन की बजाय जो है ट्रस्टीशिप होनी चाहिए। सत्याग्रह और स्वराज। गांधी के स्वराज से तात्पर्य लोगों की सहमति और उनकी भागीदारी से बनने वाली सरकार से है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में गांधीवादी उपागम को ध्यान में रखते हुए समतावादी समाज, अस्पृश्यता उन्मूलन, समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु कार्य शामिल किए गए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गांधी की अप्रोच थी वो भारतीय राज्य और उसके कानूनों को शेप अप कर रही थी। सत्ता के विकेंद्रीकरण हेतु ये भी वो मानते थे कि सत्ता जो है विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 73rd और 74th यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि गांधीवादी जो उपागम है उसका प्रयोग चरण सिंह लोहिया और अन्य समाजवादी नेताओं के प्रभाव के आकलन के लिए भी किया गया। तो इस प्रकार अभी हमने ऊपर सारी जो तीनों अप्रोच हैं उन तीनों अप्रोच के मुख्य तत्व और वो कैसे कैसे भारतीय जो राज्य है उसको देखते हैं उस पर हमने डिस्कशन किया। फाइनली निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमने ऊपर चर्चित किया है कि राज्य देश में एक संप्रभु राजनीतिक संस्थान है। उदारवादी उपागम राज्य पर संप्रभु राजनीतिक संस्थानों को महत्व देता है, वहीं मार्क्सवादी राज्य को पूंजीपति वर्ग के कार्यकारी यानी उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखता है, और गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय राज्य के संदर्भ में अहिंसा के सिद्धांत, नैतिकता और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करता है। इस प्रकार हमने ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक अगर सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।